हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के साथ मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जो कि जीएसटी एंड कस्टम से रिलेटेड है। सीए फाइनल, आईडीटी, पेपर 8। तो आप सभी के लिए जो सबसे पहले जीएसटी का पार्ट चैप्टर 1 आज इस वीडियो में कवर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो वो ज़रूर कर देना। और मैंने आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस डाल दी है। जल्द से जल्द अभी आप आईडीटी की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ पेपर नंबर 6 की जो मैंने वीडियो डाली है स्ट्रैटेजी वीडियो, वो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी क्योंकि वो पेपर बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगी। इस वीडियो का ड्यूरेशन में मोस्टली शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। एंड ये वीडियो आप कभी भी मेट्रो में भी देख सकते हो। कभी भी जब आपको टाइम फ्री मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली ही जीएसटी पार्ट इसी वीडियोस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। बट आपको भी एक काम करना होगा, मुझे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, लाइक ज़रूर करना होगा और मोटिवेटिंग कमेंट्स ज़रूर करने होंगे, जिससे कि मैं आपके लिए पूरी ही सीरीज़ फ्री में ला पाऊँ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले जो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी है उसमें क्या है कि ये कहाँ से आया। ऐसे हो सकता है ये आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, लेकिन आज तक ऐसा पूछा नहीं है। या आप लिख सकते हो, उसमें एमसीक्यू में ऑप्शंस दिया हुआ होगा। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, आपको अगर इतना भी याद रह जाता है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ज़्यादा लेजिस्लेशंस वगैरह के पीछे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले टॉपिक पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, कॉन्सेप्ट जो है जीएसटी का क्या है। पहले मैं वो पढ़ देता हूँ आपके लिए, जिससे आपका माइंड मेकअप हो जाए। वैल्यू एडेड टैक्स, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर एंड नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला है वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, तीसरा है बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, चौथा है नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिससे कि आपको सारा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जीएसटी का। चैप्टर तो वैसे बहुत ज़्यादा लेंदी भर रखा है इन्होंने, लेकिन मैं जितना आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए सफिशेंट है। 5 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो आपके लिए बिल्कुल ही शॉर्ट सिक्योर हो जाएंगे पूरे मार्क्स। तो जो इसका आपको एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में जो मैं बता रहा हूँ, इसका जो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, वो आप सुनो एक बार। क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसने गुड्स बनाई, ठीक है। उसने गुड्स बनाई, सपोज़ उसकी कॉस्ट लग रही है 200 रुपीज़। कॉस्ट लग रही है मैन्युफैक्चरर की 200 रुपीज़। उस पर 18% जीएसटी रेट है। सपोज़ जो डिपार्टमेंट वाले उन्होंने 18% जीएसटी रेट रख रखा है। तो ठीक है, तो वो गुड्स कितने में बेचेगा? 200 प्लस 18% ऑफ 200 कितना आया? 36 रुपीज़। वो हो गया कितने? 236 रुपीज़। तो 236 रुपये में आगे किसी को बेचेगा। सपोज़ हम इसको एक नोटबुक का एग्जांपल ले लेते हैं। ये नोटबुक 200 रुपये में बनी एंड 18% जीएसटी लगा इस पर, 36 रुपये का, मतलब 36 रुपीज़ का, और 236 में ये आगे सेल करेगा, ठीक है। फिर अब क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा मैन्युफैक्चरर के पास बाद कहाँ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर लेगा उससे। तो डिस्ट्रीब्यूटर कितने में लेगा? डिस्ट्रीब्यूटर देखेगा अपने इनवॉइस जो उसके पास आएगा कि 200 रुपये की है, वो उसको कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट है, प्लस उसमें ही प्रॉफिट इंक्लूडेड भी होगा मैन्युफैक्चरर का, जो कि हिडन होगा उसके लिए। एंड इसी में ही वो उसका 36 रुपये जीएसटी का पार्ट है, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार अब तो 200 रुपये मेरी कॉस्ट है, तो मुझे भी प्रॉफिट ऐड करके ही बेचूंगा। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है, यहाँ पे आप समझोगे
कि जब डिस्ट्रीब्यूटर जो टैक्स लगा रहा है वो वैल्यू एडिशन पे लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी कैसे। तो अब 200 रुपये का आया, वो कॉस्ट पड़ी उसको डिस्ट्रीब्यूटर को, प्लस करा उसने 20 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट, तो कितने का हो गया 220। अब कह रहा है वो 220 रुपये की आगे सपोज़ आपको बेचेगा। आप अपने ऊपर एग्जांपल समझोगे, जल्दी समझ में आएगा। वो 200 रुपये की आपको 220 रुपये का रजिस्टर आपको देगा, ठीक है। तो वो जो रजिस्टर आपको देगा 220 रुपये का, उसमें वो फिर जीएसटी ऐड करेगा। 220 प्लस 18% सपोज जीएसटी, 18% ये जीएसटी एंड, तो वो 40 रुपीज़ बन तो 39.6 रहा है, लेकिन हम लोग कन्वीनियंस के लिए 40 रुपीज़ ले लेते हैं। तो वो आपको 260 रुपीज़ का रजिस्टर देगा। प्रॉफिट ऐड हो गया 20 रुपये का एंड 40 रुपीज़ का जीएसटी ऐड हो गया, 220 पे 18%। तो क्या हो गया, अब गवर्नमेंट आगे कहती है डिस्ट्रीब्यूटर को, भाई तू 40 रुपये दे, तू 40 रुपये लेकर आया ना इस स्टूडेंट से। तो वो कहते मैं 40 रुपये क्यों दूंगा, आपने तो कहा था कि ये इस पर क्रेडिट मिल जाती है, कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है। कह रहे हैं हाँ कहा था। तो कह रहे हैं जो मैं पीछे 36 रुपीज़ दे के आया हूँ मैन्युफैक्चरर को, और जो मैंने भी 40 रुपीज़ कलेक्ट करे हैं, तो उसका नेट दूंगा मैं आपको। 40 रुपीज़ मुझे देने, हाँ गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, और 36 रुपीज़ मैंने आपको पहले दे ही दिए, और वो मैन्युफैक्चरर ने जमा करा दिए होंगे आपके पास। कह रहे हैं हाँ वो हमारे पास आ गए। तो अब नेट डिस्ट्रीब्यूटर 4 रुपीज़ देगा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे जो स्टूडेंट है, जो फाइनल कंज्यूमर है इधर, उसके ऊपर ये टैक्स कैसे बॉर्न हुआ। अब आप हो तो आपको रजिस्टर पड़ा कितने का, 260 रुपीज़ का, ठीक है। अब आप जो 40 रुपीज़ देकर आए हो ना, आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि आप क्या हो, अल्टीमेट कंज्यूमर हो। और आपने ये भी देखा कि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा कहीं पर भी। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब यही है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। ये वैल्यू एडिशन पे लगा, 20 रुपये पे लगा था। 20 रुपये का हमने जो प्रॉफिट ऐड करा था ना डिस्ट्रीब्यूटर ने, उस पे ही में ऐड हुआ टैक्स। ध्यान से अगर आपने सुना हो तो ये 20 रुपये पे ही वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगा। फिर नेट देखा जाए जो 4 रुपये निकल के आया है, वो उसी के ऊपर निकल कर आया है। जो 20 रुपये पे निकल के आया था ना, 20 रुपये का हमने 18% लेंगे तो कितना बैठेगा। 20 रुपये का अगर हम 18% लेंगे तो वो 3.96 समथिंग बैठेगा। तो वही उसके ऊपर टैक्स निकल के आ रहा है, उसी का ही वैल्यू एडेड टैक्स वहीं पर ही हुआ है। जो पीछे 36 रुपये थे वो तो अलग ही हो गए मैन्युफैक्चरर के, और जो बाकी का लगा वो किस पे लगा, वो 20 रुपये पे लगा। जो 3 रुपये आपको और देने पड़े वो मैंने राउंडेड ऑफ कर दिया था कि 4 रुपये, आप चाहे उसे 4 रुपीज़ ही कंसिडर करो। 20 रुपये पे अगर हम 18% टैक्स लगा के वो 4 रुपये बनते हैं, तो आपने 40 रुपीज़ और दिए थे ना, जो आपको मिल नहीं रहे थे क्रेडिट, उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिली क्योंकि आप क्या हो, फाइनल कंज्यूमर हो। तो वो है मेन कॉन्सेप्ट, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। क्या है वो दूसरा क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है बट कभी भी आ सकता है, इसलिए ये वाला भी क्वेश्चन सुन लो। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी क्या करता है, क्रिएट कर देता है किसको, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। अब आपको इनकी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंटर्स याद हैं अगर, और आपने वहाँ पॉइंटर्स लिख दिए और अंदर का जो मैटर है वो अपनी लैंग्वेज में लिख दिया ना अगर आपने, तो आप बहुत बढ़िया सिक्योर कर लोगे, ठीक है। अंदर का मैटर किसी से भी याद नहीं हो सकता, बाकी के 7 सब्जेक्ट्स और हैं वो भी कवर करने हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसी सुन लो, आपका पक्का बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। दूसरा पॉइंट क्या है, बूस्ट टू इंडिया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तीसरा है बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट।
चौथा पॉइंट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चौथा पॉइंट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड फिफ्थ है सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ है सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ नए पॉइंट्स भी कवर करा दूंगा इस चैप्टर के, और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। फिर ऑलमोस्ट डन नहीं, 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन है नवंबर 20 में आया हुआ है वो क्वेश्चन, तो मैं आपको पहले वो करवा देता हूँ, और उसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ा हुआ है जो कि बुक के अंदर गिवन है, वो भी मैंने लिख रखा है, वो आपको मैं बता दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी, जो नवंबर 20 में क्वेश्चन आया हुआ है वो आप पहले कर लेते हैं। नवंबर 20 में क्वेश्चन आया है हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, मेंबर्स कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, एंड एन्यूमरेट एनी 2 रिकमेंडेशंस दैट कैन बी मेड बाय द जीएसटी काउंसिल। और ऐसी रिकमेंडेशंस देनी है कोई भी 2 जो कि जीएसटी काउंसिल ने बनाई है। तो पहले इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं एक तरीके से, मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल और रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो मेंबर्स में क्या लिखना है आपको, मेंबर्स में लिखना है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द मेंबर। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण जी, वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी चेयरपर्सन। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैं आपको वो वाला पार्ट बता रहा हूँ, वो आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो उसके अंदर पहला पॉइंट है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज़ द मेंबर। जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे बाकी ऑफ स्टेट के, जो यूनियन मिनिस्टर होंगे बाकी स्टेट के, वो क्या होंगे, वो होंगे मेंबर्स होंगे। लेकिन वो कौन से वाले होंगे यूनियन मिनिस्टर्स, जो कि इन चार्ज ऑफ फाइनेंस वाले हों या फिर रेवेन्यू वाले हों, वही मेंबर होंगे। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज़ द मेंबर। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखना है इसके अंदर द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट आर द मेंबर्स। और तो तीसरा पॉइंट में आ गए बाकी के जो मिनिस्टर्स आ गए, द मिनिस्टर जो कि वो भी किस में हो, इंचार्ज में, फाइनेंस में हो या फिर टैक्सेशन में हो, और उनको नॉमिनेट किया करा गया हो, किसने करा हो, उनकी स्टेट ने करा हो, वो भी क्या होंगे, मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने बता दिए इसमें। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, हु आर द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। फिर रिकमेंडेशंस काफ़ी सारी दे रखी हैं बुक के अंदर, वो मैं आपको सारी बता देता हूँ। क्वेश्चन में इसमें लिखा है कि 2 लिखनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो 3 पॉइंट्स तो ऊपर के हो गए, हु आर द मेंबर्स, और 2 रिकमेंडेशंस लिखनी थी। लेकिन रिकमेंडेशंस मैं आपके सामने सारी पढ़ दूँगा, तो मैं याद भी करा दूँगा, लेकिन बस ध्यान से वीडियो को स्किप बिना करे सुनते रहना, बहुत शॉर्ट में तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। रिकमेंडेशंस में है द टैक्स एंड द सेस सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन मिनिस्टर, यूनियन, द स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज़ विच मे बी सबसम्ड इन जीएसटी। जो कि जो और टैक्सेस हो गए, जो सेस हो गए, सरचार्ज हो गए, जो कि यूनियन लगा रहा है, स्टेट लगा रहा है, वो सब क्या हो गए, सब सम्ड कर दिए, सब एक ही जगह लिया है। कहाँ पे लिया है, जीएसटी में। तो क्या याद करना है, द टैक्सेस, द सेस, द सरचार्ज। फिर तो आप आगे का खुद ही बना के लिख दोगे, द लेविड बाय द यूनियन, द स्टेट्स, सबसम्ड इन द जीएसटी। फिर उसके बाद है द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कुछ गुड्स हैं जिन पे जीएसटी लगता है और कुछ गुड्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता, ये हम सभी को पता है। अभी भी कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पे जीएसटी लगता है, किन्हीं पे नहीं लगता। तो आपको ये भी पॉइंट याद हो गया होगा। पहला था द टैक्स, द सेस, सरचार्ज लेविड बाय द यूनियन, द स्टेट, सबसम्ड इन जीएसटी। फिर उसके बाद था द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर
लेविड टू जीएसटी और एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी। अब तीसरा है थ्रेशोल्ड लिमिट के टर्नओवर दे रखी है कि किस स्टेट में, कि भाई जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की लिमिट दे रखी है, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देख लेंगे एक बार। तो वो जो लिमिट है उसके बारे में एक पॉइंट दे रखा है, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज में बी एग्जेंट फ्रॉम जीएसटी। जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स तक है अगर आपका, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट के अंडर कवर हो रहे हो तो उन पर जीएसटी नहीं लगेगा तब तक। फिर है द रेट इंक्लूडिंग, ये फोर्थ पॉइंट है, द रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विथ बैंड्स ऑफ जीएसटी। जो कुछ रेट स्पेसिफाइड हैं, जो कि फ्लोर रेट की, इन पे इतना ही रेट लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी क्या है जीएसटी में दे रखे हैं रिकमेंडेशंस में। फिर दे रखा है कि द डेट ऑन विच द जीएसटी टू बी लेविड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड, डीजल, मोटर स्पिरिट। इसमें दे रखा है कि डेट बताएंगे जब जीएसटी लगेगा, लगा नहीं है अभी, लगेगा। किस पे? क्रूड पे, मोटर स्पिरिट, हाई स्पिरिट डीजल, स्पीड डीजल, इस पे कब से लगेगा। और एक पॉइंट और है, स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं किसके लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। जो मैंने आपको बताया अभी थ्रेशोल्ड लिमिट वाला, वही है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिलेटेड स्टेट्स। तो ये रिकमेंडेशंस हैं। फिर एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें ये स्टडी मटेरियल का मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कि पूछा गया है डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस दे देंगे आपको और कहेंगे कि बताओ इन पे कैसे जीएसटी लगेगा, क्या क्या लग रहा है ये बता दो। तो पहला है अल्कोहल लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या है जीएसटी कैसे लगेगा? तो इसमें जो दे रखी है फुल लाइन पहले मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी। इस पे जीएसटी ही नहीं लगेगा, ये जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, पहले तो ये लिख रखा है। द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन अल्कोहलिक कंटिन्यूज टू बी सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सेल ऑफ सेम सब्जेक्ट टू सीएसटी वैट रिस्पेक्टिवली। वो सब बातें अलग बेकार हैं। आप ये लिखना कि अल्कोहलिक लिक्वर पे जो है आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी, ये वर्ड जो है ना आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी, ये आपको लिखना ही पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। और इस पे क्या लगेगा, सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर है उस पर कंटिन्यूज टू सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी। और जो मैन्युफैक्चरर है उस पर क्या लगेगा, सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा। अभी भी इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, बस अल्कोहलिक वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इसी के अंदर क्वेश्चन बी पार्ट होगा, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ मतलब कि अर्बाइन एक सेकेंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ या फिर नेचुरल गैस, इस पे कैसे लगेगा? तो इनके ऊपर लिखा हुआ है द डेट ऑन विच जीएसटी विल रिकमेंड द स्पेसिफिक डेट मतलब कि एक स्पेसिफिक डेट से अभी रिकमेंड नहीं हुआ है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगा अभी, लेकिन इस पर डेट स्पेसिफाई करेगा आगे जीएसटी काउंसिल कभी भी कर सकता है। तो ये एक दे रखा है। अगर आपको इसकी पूरी लाइन पढ़नी हो ना एकदम, तो एक बार आप स्टडी मटेरियल से पढ़ सकते हो। मैं तो आपको इसमें फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आपको फटाफट से शॉर्ट में कवरेज हो जाए। फिर उसके बाद टोबैको पे क्या लगेगा? टोबैको पे जीएसटी भी लगेगा एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगा? टोबैको पे जीएसटी भी लगेगा और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। और चौथा है ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे क्या लगेगा? जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इन पे क्या लगेगा? जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टडी मटेरियल का।
और इसमें पूछा गया है डिस्कस करना है आर्टिकल 246A विच ग्रांट्स द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई किसके पास पावर है इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या करना है आपको, इसमें लिखा हुआ है, आप बस मोटा मोटी इसमें समझ लो, अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात होगी, अगर इंटर स्टेट सप्लाई की बात होगी तो पार्लियामेंट के पास है पावर। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है पावर। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात होगी तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों के पास है पावर। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई की बात होगी, इंटर स्टेट सप्लाई की बात होगी तो किसके पास है पावर? पार्लियामेंट के पास है पावर। अगर इंट्रा मतलब कि विद इन स्टेट, विद इन दिल्ली या विद इन राजस्थान के बारे में सपोज, उसे हम कहेंगे इंट्रा, तो उसमें पावर है पार्लियामेंट के पास भी है एंड लेजिस्लेचर के पास भी है। आप एक बार पूरी बुक लैंग्वेज पढ़ लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस सब के बाद एक छोटा सा पार्ट रह गया है जो मुझे क्वेश्चन 1 के साथ ही कवर करना था, लेकिन कोई नहीं, अभी आप कवर कर लो। ये बुक के अंदर दे रखा है लाइनों में छुपा हुआ, तो मैंने वहाँ से ढूंढा। उसमें है कि जो कोरम होगी ना, पहले हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन करा था मेंबर्स वाला और रिकमेंडेशंस वाला करा था क्वेश्चन, उसी के साथ था। उसमें ये लिखना नहीं है, लेकिन ये बुक से मैंने कॉन्सेप्ट निकाला है, आप उसे सुन लोगे आपको याद हो जाएगा। पहला है कोरम ऑफ मीटिंग। जो मीटिंग होती है इन जीएसटी काउंसिल वालों की, इनमें कोरम कितना चाहिए? कोरम ऑफ मीटिंग हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। जो हाफ नंबर ऑफ जितने बंदे होंगे उसका हाफ कोरम ऑफ मीटिंग हो जाएगा। हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये हो गए कोरम ऑफ द मीटिंग। सपोज 100 है तो 50, अगर 120 है तो 60, तो इतने बंदे तो होने ही चाहिए। कोरम ऑफ मीटिंग इतने बंदे तो होने चाहिए तो ही मीटिंग हो पाएगी। ठीक है, अब एक है डिसीज़न मेकिंग, कि भाई किसी भी चीज़ पे डिसीज़न लेना है गवर्नमेंट को तो कैसे लेगी, तो उसके लिए लिखा हुआ है 3/4, मतलब कि 75% आप कह सकते हो। बुक की लैंग्वेज 3/4 लिखे है, तो मैं आपको 3/4 ही बताता हूँ। 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो जीएसटी काउंसिल का डिसीज़न लिया जाएगा कोई भी रिकमेंडेशन से रिलेटेड, उसका 3/4 जो बंदे आए होंगे, 3/4 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर्स आए हुए होंगे उनका 3/4। ठीक है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 3/4 उसका लेंगे। अब वेटेज क्या है यहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, ये वेटेज वाला है, और कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना वेटेज वाला इम्पॉर्टेंट है। जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आ जाएंगे, उनके लिए वेटेज है 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट। इसका मतलब अगर आप 1/3 को परसेंटेज में निकालोगे तो 33.33%। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है 2/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट, मतलब कि 66.66%। इसका मतलब आप देख रहे हो, ऊपर था 75%। जो डिसीज़न लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा? 75% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मैंने आपको बताया था ना अभी 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो 75% हो गया 3/4। तो आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितनी एक तरीके से वेटेज है 33.33, और स्टेट गवर्नमेंट के पास 66.66। तो मतलब कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे इस किसी रिकमेंडेशंस को लाना तो वो अकेले नहीं ला सकती, उसको सपोर्ट चाहिए फिर स्टेट गवर्नमेंट का। और स्टेट गवर्नमेंट अगर एक साथ भी हो जाए ना सारी, तो भी वो डिसीज़न नहीं ला सकती। क्यों? उनके पास कितनी पावर है? 66.66। तो अब आपको मिलके ही काम करना होगा, जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो मिलके ही आएंगी, जो कि बेनिफिशियल होगा एक तरीके से कंज्यूमर्स के लिए।
तो आपका यहाँ पे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ ये फ्रूटफुल वीडियो थी हमारे लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और ज़रूर से स्ट्रैटेजी वीडियो देखना आईडीटी की भी और पेपर नंबर 6 के लिए भी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आपको बहुत आसान हो जाएगा। इतनी मेहनत है आपके लिए, तो इसको लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय।